हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी का हम लोग इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में, और कौन कौन से प्रिंसिपल वगैरह होते हैं वो सारा चीज हम समझेंगे। क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली में होता क्या है ये समझेंगे। मतलब एक क्लास में तो क्रोमेटोग्राफी नहीं समझा जा सकता, तो हम लोग यहाँ पर पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्रोमेटोग्राफी का जीपैट में वेटेज कितना है। तो एवरी ईयर क्रोमेटोग्राफी से एक, दो या फिर तीन क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये ऐसा टॉपिक है जिसको आप छोड़ करके जा ही नहीं सकते, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही है। और ये उतना टफ नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, मतलब क्रोमेटोग्राफी का जो मैटर है वो हमें ज्यादा पढ़ना होता है, बट वो टफ नहीं होता है। इसको जब आपको कंप्लीट करा देंगे तो वैसे भी टफ नहीं लगेगा, और बिना क्रोमेटोग्राफी के आपका कुछ भी काम नहीं हो सकता है। मतलब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, R&D में जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हैं, एम फार्म भी कर रहे हैं, तो आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ना ही होगा। ठीक है, एम फार्म करेंगे, ऑब्वियसली आप जीपेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू विल गो फॉर हायर स्टडीज, मींस एम फार्म या फिर पीएचडी करेंगे, तो वहां पर आपका एक सब्जेक्ट होगा मॉडर्न फार्मास्यूटिकल एनालिटिकल टेक्निक्स, जो सारे ब्रांच वालों के लिए कॉमन होते हैं, और उसमें आपका क्रोमेटोग्राफी होता है। तो क्रोमेटोग्राफी आपका जीपेट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा आपका जो भी हायर स्टडीज में जो सब्जेक्टिव कोर्सेज है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस आप कोई भी तरीके का रिसर्च करते हो, किसी भी तरीके का, तो उसमें आपका बिना क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के रिसर्च कंप्लीट होना बहुत डिफिकल्ट है। चाहे आप फार्माकोलॉजी में हो, फार्मास्यूटिक्स में हो, फार्माकोग्नोसी में हो, फार्मा केमिस्ट्री में हो। ठीक है, चारों ही ब्रांचेस में आपका जरूरत पड़ता है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का, स्पेशली एचपीएलसी जीसी वगैरह जो टेक्निक है उसका जरूरत पड़ता है, और उसकी वजह से हम लोग जो भी कंपाउंड्स है उसको सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोग को मैं एक वीडियो दिखाने वाला हूं। वो वीडियो आप लोग देखना। ठीक है, आराम से देखना, ध्यान से देखना वो वीडियो, और उसके बाद फिर चैट बॉक्स में आप लिखना कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन हुआ उस वीडियो को देख करके। ठीक है, आपको लिखना है, तो अभी नहीं लिखना, वीडियो देखने के बाद लिखना। 1.5-2 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो मैं प्ले कर रहा हूं अब आप लोग के लिए। Well, the Trinidad in there, and an athlete from the Netherlands. There's the lineup: Thompson, Trinidad versus the United States. हाँ, अब आप लोग बताओ कि आपका ये वीडियो देखने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन था। अपने अपने एक एक कमेंट बस लिखेंगे। कुछ समझ नहीं आया। वोल्ट फास्ट आ गया, ठीक है, करेक्ट है। बोल्ट बहुत फास्ट था, बाकी लोग भी फास्ट थे यार। 9.63 और 9.75 सेकंड है, वो सेकंड के मिली सेकंड है, तो सब लोग फास्ट ही थे। एक जो पीछे रह गया बेचारा, वही बस उसका पैर पकड़ लिया था इसलिए। चलो, तो अब मैं किस लिए ये वीडियो दिखाया वो तुम लोग को बताता हूँ।
ये वीडियो मैं किस लिए दिखाया वो मैं तुम लोग को बताता हूँ। बेसिकली ये मैं वीडियो तुम लोग को दिखाना चाह रहा था क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के प्रोस्पेक्ट से, कि क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली में होता क्या है वो मैं समझाना चाह रहा था। और अगेन हम लोग जाते हैं जो इस वीडियो में हमने देखा उसके कुछ हम फ्रेम्स पे जाते हैं, यहाँ पर कुछ फ्रेम्स पे जाते हैं। तो ये देखो, ये दिख रहा है, ये लिस्ट आपको दिख रहा है, स्टार्ट लिस्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, ये तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है वो ट्रैक नंबर है। यहाँ पर अब आप बताओ कि आप बता सकते हो या फिर रिजल्ट घोषित कर सकते हो क्या बिना दौड़े कि इसमें से कौन फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा? ये चीज आप डिक्लेयर कर सकते हो रिजल्ट? कोई ऐसा बंदा जो यहाँ पर बोल देगी कि यहीं पर मैं रिजल्ट डिक्लेयर कर देता हूँ कि उसेन बोल्ट फर्स्ट आएगा? नहीं कर सकते ऑफिशियली, यू कांट डू। हाँ, पता होगा सबको कि हाँ भाई शायद उसेन बोल्ट ही जीतेगा, ये सबको पता होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा कौन आएगा, चलो मान लिया कि उसेन बोल्ट जीतेगा, ये पता है। दूसरा कौन आएगा आपको पता था, योहान ब्लैक दूसरा सेकंड आएगा। टाइसन गे थर्ड आएगा आपको पता था। जस्टिन गैटलिन थर्ड आएगा, वो पता था? नहीं पता था। तो समझ लो कि यहाँ पर एक ये मिक्सर है। एक मिनट। तो समझ लो कि यहाँ पर ये मिक्सचर है, अलग अलग लोग हैं, और इसमें से कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा ये हमें स्टार्टिंग में नहीं पता है। और वही पता लगाने के लिए हम लोग एक जो 100 मीटर का स्प्रिंट है या फिर रेस है ओलंपिक में, या कोई भी रेस, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, मतलब यहाँ पर हम लोग उसको सेपरेट करना चाहते हैं। सिमिलरली हमारा क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक भी वही होता है। हमारे पास मिक्सर होते हैं और उन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज करते हैं। और क्रोमेटोग्राफी कंप्लीट करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि भैया कौन सा फर्स्ट आया, कौन सा सेकंड आया, कौन सा थर्ड आया। और चूंकि मिक्सर है तो जब सेपरेट होंगे तब हमें पता लगेगा कि कितने लोग थे। यहाँ पर तो लोग दिख रहे हैं पहले से कि भैया 8 लोग हैं, लेकिन मिक्सर में दिखेगा नहीं कितने लोग हैं। वो जब कंप्लीटली सेपरेट हो जाएगा फिर दिखेंगे कि कितने लोग हैं, ठीक है, मतलब कितने कंपाउंड है। तो वो सेपरेशन का काम होता है। तो अब ये है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होने से पहले मान लो हमारे पास सैंपल है जिसमें मिक्सर है और इसमें 8 लोग हैं। अब जब हमने कंप्लीट कर लिया क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अब उसमें पहला नंबर पे यूसाइन बोल्ट आ गया, सेकंड नंबर पे यूहान ब्लैक, फिर जस्टिन गैटलिन, टाइसन गे, रियान बैली, चुरांडे, मैरिटीमा, पता नहीं कौन कौन सा नाम होता है, रिचर्ड थॉमसन, असाफा पॉवेल फिर लास्ट में रह गया बेचारे को, पैर वैर खींच खा गया था, तो अटक सा गया था बीच में, देखा होगा तुम लोग। तो अब ये हमारे पास एक टाइमिंग्स है कि भैया उसाइन बोल्ट का टाइमिंग ये था, इसका टाइमिंग ये था, इसका टाइमिंग ये था, इसका टाइमिंग ये था। तो सिमिलरली हमारा जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होता है उसमें भी टाइमिंग बेस पे सेपरेशन होता है। जो हमारे पास मिक्सर होता है उसमें 2 3 4 10 जितने भी कंपाउंड होंगे, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में, एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो 2 कंपाउंड है उनका सिमिलर टाइमिंग नहीं हो सकता, जिसको हम लोग रिटेंशन टाइम बोलते हैं। सिमिलर रिटेंशन टाइम नहीं हो सकता। वो रिटेंशन टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। इस तरीके से हमारा जो कंपाउंड है उसको सेपरेट कर लेते हैं। सो बेसिकली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज अ सेपरेशन टेक्निक, जिसमें हम लोग कोई भी मिक्सर लेते हैं कंपाउंड्स का और उनको हमें सेपरेट करना होता है। और इसके लिए 17 प्रकार के 20 25 30 35 पता नहीं कितने प्रकार के क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से अलग अलग मेथड है, तरीके हैं। तो उन सब का डिस्कशन हम लोग इसमें करते हैं और हम लोग को वो चीज फार्मेसी में बहुत काम आता है। तो आई होप ये जो सेपरेशन क्या है, कैसे है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जो टेक्निकल पॉइंट्स हमारे वो लेकर के।
नो डाउट, समझ में आ गया? चलो, तो हम लोग जब भी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का बात करते हैं तो इसमें मोटा-मोटी जो हम लोग कोर्स का कंटेंट हम लोग पढ़ते हैं जीपैट के लिए, वो क्या-क्या पढ़ते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल पढ़ते हैं, यही चीज हम लोग आज कवर करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये भी थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे आज की क्लास में। उसके बाद थ्योरीज ऑफ क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं। फिर इसमें टेक्निक्स होते हैं अलग अलग क्रोमेटोग्राफी के, तो इसमें थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है, टीएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, एचपीटीएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी होता है, गैस क्रोमेटोग्राफी होता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी होता है। ये सबसे ज्यादा कॉमनली इंडस्ट्री में यूज होता है, ये फर्स्ट नंबर पे और ये सेकंड नंबर पे, जीसी। फिर साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होता है, इसी में एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी वगैरह भी होता है, उसको हम लोग प्रिंसिपल में ही डिस्कस कर लेंगे आज ही। और फिर लास्ट में प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड, वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये कोर्स का कंटेंट हो गया क्रोमेटोग्राफी से। मेजर जो क्वेश्चन है क्रोमेटोग्राफी से इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी को अकॉर्डिंग टू जियोमेट्री दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया है, यहां पर देखो, ये क्या है, ये एक पेपर है और ये क्या है, ये एक मार्कर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, पेपर प्लेन है और एक तरीके से हॉलो ट्यूब है, अंदर में इसका खोखला है, ठीक है। तो जो प्लेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, और जिसमें हॉलो ट्यूब यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो वही दो चीज यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि भाई दोनों में डिफरेंसेस होते क्या है, ठीक है। जिसका स्क्रीन नहीं चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है भाई, मुझे लगता है कि वो आपके एंड पे प्रॉब्लम है। आप अपना जो इंटरनेट वगैरह जो भी है उसको सही कीजिए, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे एंड पे प्रॉब्लम होगी तो मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि बाकी लोग को दिख रहा है, आप ही को नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मेरे एंड पे प्रॉब्लम नहीं है, आपके एंड पे है। चलो, तो अब देखो प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। इसलिए क्रोमेटोग्राफी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन का टेक्निक है जियोमेट्री, मतलब उसका जियोमेट्री कैसे, उसके अकॉर्डिंगली। तो इसमें जो प्लेनर मतलब प्लेन, जैसे पेपर हमने दिखाया तो पेपर प्लेन होता है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन स्विमर है, तीन स्विमर है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। और सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग इसको बोल देते हैं, मान लो इसको बोल दिया रेड, इसको बोल दिया वायलेट और इसको बोल दिया ग्रीन, ग्रीन बोल दिया, ठीक है। अब इनके बीच में हमें सेपरेट कराना होगा, तो कैसे करेंगे हम लोग, इन लोगों को बोलेंगे कि भैया यहां से लेकर के यहां तक पूरा दौड़ो। उसके बाद देख लेंगे कि हम लोग फर्स्ट कौन आ रहा है, सेकंड कौन आ रहा है, थर्ड आ रहा है कौन, डिसाइड कर लेंगे जो हम लोग रनिंग में कराए थे। तो वो चीज हम लोग यहाँ नहीं करते हैं। एक दूसरा भी मेथड तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर हम लोग जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है उसको कांस्टेंट नहीं रखते है, तो ये कांस्टेंट ही डिस्टेंस इतना ही है, लेकिन इसको कांस्टेंट नहीं रखते। यहाँ पर जो टाइम है उसको फिक्स कर देते हैं। टाइम इनको फिक्स कर दिया कि भाई तुमको यहां से यहां जाने में जितना भी टाइम लगता हो हमें पता नहीं, मान लो यहां से यहां जाने में मैक्सिमम इनको, मतलब जो फास्टेस्ट से फास्टेस्ट पहुंच सकता है वो मान लो 10 मिनट लगता है, 10 मिनट मान लो लगता है। तो हमने इनको टाइम फिक्स कर दिया कि भैया हम तुमको 8 मिनट का टाइम देंगे, एक बार यहाँ पर से सीटी बजा देंगे, ठीक है। सीटी कैसे बजाएंगे, सीटी तो है नहीं मेरे पास, ऐसे करके बजा देंगे सीटी। तो आपको तैरना स्टार्ट करना है, 8 मिनट बाद एक और जोर से सीटी बजेगा, तो आपको तैरना वहीं पर बंद करना होगा। यदि आप बंद नहीं करोगे तो जहां पर पहुंचे रहोगे उसको हम डिजिटली मार्क कर लेंगे, वहीं पर कैलकुलेट करेंगे।
ये बोल दिया इनको 8 मिनट के टाइम दे दिया। अब 8 मिनट का जब टाइम दे दिया तो ये क्या करेंगे, ऐसे तैरना स्टार्ट किए, ये देखो तैरना स्टार्ट किए, तैर रहे हैं, अब ये 8 मिनट खत्म हो गया, 8 मिनट कंप्लीट हो गया। तो कौन कहां पर पहुंचा है, देखो हम लोग यहाँ इसके सिर से गिनते हैं, मान लो तो ये बंदा यहाँ पहुंचा है, ये जो बंदा है ये यहाँ पहुंचा है, ये जो बंदा है यहाँ पहुंचा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड आ गया, और ये थर्ड आ गया। मान लो यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, मान लो ये 100 मीटर है, ठीक है। तो ये बंदा जो पहुंचा है फर्स्ट वाला, ये लगभग कहां तक पहुंचा है, मान लो ये 70 मीटर पहुंचा, मान लो ये 50 मीटर तक पहुंचा, और मान लो ये तुम्हारा कितना पहुंचा होगा, 35 मीटर तक पहुंचा। तो इसमें आप डिटरमाइन कर सकते हो कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, ठीक है। डिस्टेंस जिसका ज्यादा हो फर्स्ट, जिसका कम हो सेकंड, और बीच वाला ही है। तो अब इस कंडीशन में प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में एक हम लोग वैल्यू निकालते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएफ वैल्यू, मतलब रेफरेंस टू फ्रंट। रेफरेंस टू फ्रंट मतलब क्या होता है, डिस्टेंस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्वेंट और सोल्यूट तो है नहीं, सॉल्वेंट मतलब क्या होगा, सॉल्वेंट को हम लोग यहाँ पर, ये जीरो है, जीरो से कितना रन करता है सॉल्वेंट, तो यहाँ पर 100 मीटर है, तो वो 100 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे में 100 रख दिया, और डिस्टेंस क्या होता है, उल्टा लिख दिया यार मैंने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोल्यूट होगा, ये ऊपर में सोल्यूट होगा, नीचे में सॉल्वेंट होगा, ठीक है। तो 100 हो गया, और ऊपर में क्या हो गया 70, ठीक है। तो अब इसका आरएफ वैल्यू आ जाएगा कितना, 0.7। वैसे ही जो सेकंड आया उसका 0.5, और जो थर्ड आया उसका 0.35, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेपरेशन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई आपका जो क्लास है, उसमें मान लो आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, तो जरूरी थोड़ी है कि सबके जो 100 जिसका आएगा कंप्लीट वही फर्स्ट होगा, ऐसा तो नहीं है। उसमें आपका किसी का 90 आया, किसी का 85 आया, किसी का 45 आया, तो 90 वाले को हम लोग फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, इसको थर्ड मानेंगे, ठीक है। इसमें किसी का हो सकता है 100 आ गया हो, 100 आ गया तो 100 वाला फिर फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, इस तरीके से। तो मतलब डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पर आरएफ वैल्यू भी है, आरएफ वैल्यू भी है। तो यहां पर कर क्या रहे हैं हम लोग, टाइमिंग को फिक्स कर दिए हैं, 8 मिनट में हमें जितना डिस्टेंस हुआ उसके हिसाब से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देंगे भाई, चाहे तुम यहां पर पहुंचो या नहीं पहुंचो, ये बोला जा रहा है। अब यहां तक आपको आधी चीज समझ में आई होगी, आधी चीज समझ में नहीं आई होगी, सर ये क्या बात कर रहे हैं, जो अब समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी का, जो हॉलो ट्यूब होता है। अब इसमें हमने कंडीशन दिया कि भैया तुम जो यहाँ पर खड़े हो जीरो में, तुमको तैर करके यहां पर से यहां तक पहुंचना है, ये 100 मीटर पे तुमको पार करनी है, तभी तुम्हारा वैलिड होगा, नहीं तो वो इनवैलिड हो जाएगा रेस। अब उसके लिए तुमको 8 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, जौन मिनट में ये डिस्टेंस है उसको कंप्लीट करना है। तो ये क्या हो गया, सीधा सीधा इसमें कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में डिसएडवांटेज क्या हो गया, टाइम टेकिंग हो गया, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम टेकिंग हो गया ना। तो अब इनको चलो रेस करा लेते हैं, पहले कर रहे हैं रेस। वे पहला वाला निकल गया, फिर दूसरा वाला निकल गया, फिर तीसरा वाला पहुंचा। तो मान लो पहले वाले को पहुंचने में 10 मिनट लगा, दूसरे वाले को पहुंचने में 12 मिनट लगे, तीसरे वाले को पहुंचने में 15 मिनट लगे। तो यहां पर भी तो हमें पता चल गया ना कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहां पर भी पता चल गया, जो उसेन बोल्ट के रेस में हो रहा था वैसा ही सिस्टम हो गया। तो कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में इस तरीके से होता है कि जो डिस्टेंस है उसको फुल कंप्लीट करना रहता है, तो इसमें टाइम वेरिएबल रहता है, उसमें डिस्टेंस वेरिएबल रहता है। इसमें क्या हो गया, टाइम वेरिएबल था। तो कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या निकालते हैं, आरटी निकालते हैं। उसमें क्या था,
रेफरेंस टू फ्रंट या फिर रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं आरएफ को, आरटी को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन टाइम, रिटेंशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो टाइम के हिसाब से जो 100 मीटर रेस वाला है उसमें जो डिफरेंस पता लग रहा था ना, तो इसमें भी वही होता है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो अलग अलग टाइमिंग में इल्यूट आउट होते हैं और इसके हिसाब से भी आपका सेपरेशन होता है। तो गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही है, दोनों के अपने फायदे अपने नुकसान है। आपका जो प्लेनर है, कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स प्लेनर होते हैं, कुछ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स कॉलमनर होते हैं। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राफी का समझ में आया होगा। किसी को अब यहाँ पर कोई डाउट है तो वो पूछो, टॉपिक से रिलेवेंट डाउट। ठीक है, इररिलेवेंट को तो मैं लूंगा ही नहीं। आरएफ मींस होता है, आरएफ मींस होता है रिटेंशन फैक्टर बोलते हैं या फिर रेफरेंस टू फ्रंट, दोनों ही सही है। किसी को कोई डाउट यहां तक? एफटी नहीं है, ये आरटी है। रिटेंशन टाइम का कोई फार्मूला नहीं है। रिटेंशन टाइम जब भी कोई हम लोग कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, एचपीएलसी वगैरह हम लोग करते हैं, एचपीएलसी, तो जब भी ये बंदा निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग एक डिटेक्टर लगा करके रखते हैं, डिटेक्टर लगा करके रखते हैं, और यहाँ पर ये बंदा निकला तो इसको डिटेक्ट कर ले कि हाँ भैया ये बंदा निकल गया, इसका टाइमिंग नोट कर लेते हैं। ये बंदा निकला तो इसका टाइमिंग नोट हो जाएगा, ये बंदा निकला तो इसको डिटेक्ट करके टाइमिंग नोट हो जाएगा। तो उसका कुछ क्या बोलते हैं वो नहीं रहता है, उसका फार्मूला नहीं है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लेनर एंड कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी? इसका मतलब आप लेट से जुड़े हो, टाइम पे जुड़ा करो तो समझ में आएगा, ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और कोई रिलेवेंट क्वेश्चन? टाइम वेरिएबल एंड डिस्टेंस वेरिएबल। देखो, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेनर क्रोमेटोग्राफी में हमने फिक्स टाइमिंग दिया, भैया तुमको 8 मिनट देंगे या 10 मिनट देंगे, 5 मिनट देंगे, जो भी टाइम देंगे उसमें आप जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ये इस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे वही आपका जो है कंसिडर हो जाएगा। इसका ये डिस्टेंस था, इसका ये डिस्टेंस था और इसका ये डिस्टेंस था, तो अलग अलग डिस्टेंस हो गया ना, तो डिस्टेंस जिसने ज्यादा तय किया वो फर्स्ट हो गया, उससे कम किया वो सेकंड हो गया, उससे सबसे कम किया वो थर्ड हो गया। तो ये हो गया डिस्टेंस, इसमें टाइम फिक्स था, डिस्टेंस वेरिएबल हो गया। अब सेकंड कंडीशन में हमने क्या बोला कि भैया यहां पर से जब आप चालू कर रहे हो यहां से, तो आपको यहां तक पहुंचना है, इसको पहुंचने में आप चाहे मरो जियो, जैसे भी उल्टी हो जाए, दस्त लग जाए आपको, चक्कर आ जाए, पानी पियो, जैसे भी करके पहुंचो, लेकिन लास्ट तक पहुंचना है, तभी आपका काउंटिंग होगा, भैया पहुंचना ही है। और वो पहुंचने में आपको कितना भी टाइम लगेगा हम कंसिडर करेंगे। तो अब ये बेचारे गए पहुंचते पहुंचते ऐसे, तो ये वाला पहुंच गया, फिर हरा वाला पहुंच गया, फिर रेड वाला पहुंच गया, तो इसको 10 मिनट लगा, इसको 12 मिनट लगा, इसको 15 मिनट लगा। तो यहां पर क्या हो गया, टाइमिंग के कारण डिफरेंसेस पैदा हो गए। ये फर्स्ट हो गया क्योंकि जल्दी पहुंचा, ये सेकंड हो गया क्योंकि ये उसके बाद में पहुंचा, ये थर्ड हो गया क्योंकि ये सबसे लास्ट में पहुंच गया। तो यहाँ पर क्या था, टाइमिंग वेरिएबल था, मतलब डिस्टेंस हमने 100 मीटर फिक्स दे दिया था, इसमें 100 मीटर फिक्स डिस्टेंस आपको तय करना ही है। पहले वाले में क्या देता, 8 मिनट आपको तैरना है, चाहे 8 मिनट में कितना भी दूर जाओ। इसमें बोला कि आपको भाई 100 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। तो ये डिफरेंस है, समझ में आ गया? और बेसिकली जिस तरीके से तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो उस तरीके से मुझे तो ये लगता है कि अगर आप लेट जुड़े हो या फिर आपने ठीक से सुना नहीं, क्योंकि ये सारा चीज आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं आप लोग। क्वेश्चन ये है कि सर मतलब अगर कोई मिक्सर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी शो करते हैं, क्या वो फिर कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी नहीं शो करते, एंड वाइज वर्सा? तो भाई ऐसा नहीं है, आप सेम कंपाउंड को प्लेनर से भी आइसोलेट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, आप कॉलमनर क्रोमेटोग्राफी से भी सेपरेट कर सकते हो, दोनों ही अप्लाई कर सकते हो एक कंपाउंड के लिए।
दोनों ही तरीके से आप दोनों ही तरीके से आप उसका रिजल्ट निकाल सकते हो, दोनों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, थोड़ा मतलब समझ में आए। हाँ, प्लेनर इज लाइक एग्जाम, एग्जाम में जो है 100 नंबर में कितना पा रहे हो उसके हिसाब से होगा, और कॉलमनर इज लाइक रेस, वो 100 मीटर तय करना ही है। ठीक है, चलो तो अब यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी जो है इंट्रोडक्शन उसका हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ है दैट इज क्रोमा प्लस ग्राफीन। तो क्रोमा मीन्स होता है कलर, ग्राफीन मीन्स राइटिंग। तो पहले ये माना जाता था कि भाई क्रोमेटोग्राफी मीन्स हमारे पास कोई मिक्सर कंपाउंड है, उसको सेपरेट करेंगे तो अलग अलग कलर का दिखने लगेगा, वो क्रोमेटोग्राफी है, ऐसा मान लेते थे पहले। तो इसमें जो फर्स्ट किया गया, क्रोमेटोग्राफी इज यूजुअली introduced as a technique for separating and or आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट्स इन मिक्सर। तो जो हमारे पास मिक्सर में कंपोनेंट है 1 2 3 4 जितने भी, उसको सेपरेट करेंगे और उसको पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट कंपोनेंट इन ए मिक्सर हैव डिफरेंट टेंडेंसीज टू एब्सॉर्ब onto सरफेस और डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। तो यहां पर जो हमारे पास कंपोनेंट है वो क्या होगा, चलो यहां पर एक और चीज मैं बताऊंगा तुम लोग को। ये देखो, ये क्रोमेटोग्राफी का सेटअप है। अब इस सेटअप के अंदर में क्या क्या है ध्यान से देखना। ये फर्स्ट जो क्रोमेटोग्राफी किया गया था उसका है। किसने किया था? रशियन इटालियन बॉटनिस्ट था जिनका नाम मिखाइल स्वेट था। ये इनका स्मार्ट सा बंदा दिख रहा है, इसका नाम मिखाइल स्वेट था। इन्हीं ने पहली बार क्रोमेटोग्राफी किया था। अब इसमें देखो, ये जो है कॉलम है, कॉलम मतलब ब्यूरेट, तो तुम लोगों ने देखा होगा, ब्यूरेट देखा है ना? ब्यूरेट देखा है, ठीक है। तो ब्यूरेट को थोड़ा सा हम लोग खिला पिला करके थोड़ा सा हट्टा कट्टा कर देंगे तो उसे थोड़ा सा मोटा होता है कॉलम। अब क्या होगा, ब्यूरेट में डायरेक्टली तो लिक्विड जाता है। तो यहां पर ये देखो, ये वाला जो पोजीशन है ना, सिंटर्ड डिस्क लगा दिया है। सिंटर्ड डिस्क मतलब ऐसा डिस्क लगा दिया जहां पर से ऊपर का कोई भी सॉलिड मटेरियल नीचे नहीं जा सकता, लेकिन लिक्विड इससे से नीचे जा सकता है, लिक्विड जा सकता है। अब इसके अंदर में, इस कॉलम के अंदर में हमने भर दिया है, इस कॉलम के अंदर में हमने भर दिया है कोई सॉलिड मटेरियल। मान लो सिलिका जेल भर दिया है। सिलिका जेल जानते होगे, देखे होगे। सिलिका जेल नहीं जानते हो तो समझ लो रेत टाइप का एक चीज होता है, वो भर दिया, ठीक है, इसके अंदर में भर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेस। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेस। अब यहां पर जो है, यहां पर हमने सैंपल अप्लाई कर दिया, ऊपर में सैंपल डाल दिया। मतलब इसमें सैंपल में क्या है, मिक्सर है, ए बी सी, जो भी तीन, दो तीन चार पांच जितने भी कंपाउंड हो सकते हैं, इसमें ये मिक्सर है। इसमें कितने हैं, ए बी सी डी कितने हैं, उसी को हमें सेपरेट करना है, वो काम है इसका। अब क्या करते हैं, ऊपर से हम लोग एक लिक्विड डालते हैं, ऊपर से एक लिक्विड डालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेस। ऊपर से लिक्विड डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल फेस डालते हैं, बोलते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें हैं। एक तो हमारे पास स्टेशनरी फेज है, मतलब जो इस कॉलम के अंदर में सॉलिड मटेरियल है। एक हमारे पास सैंपल है जो हमने ऊपर में टॉप में लगाया है इसके मुंडी पे। और ऊपर से हम लोग ये जो है, जो हमारा ब्यूरेट जैसा चीज है, उसके ऊपर में हम लोग लिक्विड डाल रहे हैं, लिक्विड डाल रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोबाइल फेस। तो ये तीन चीज याद रखना।
तो अब देखो यहां पर he used a liquid adsorption column containing calcium carbonate as a stationary phase। तो इसके अंदर में जो सॉलिड मटेरियल हमने भरा था, स्टेशनरी फेज जो मैंने कहा था, वो क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट था। जो यहां पर अंदर में फिल किया था ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट। इसने क्या यूज किया? इसने जो मोबाइल फेस ऊपर से डाला, मोबाइल फेस लिक्विड, वो क्या था? लिक्विड हाइड्रोकार्बन था। लिक्विड हाइड्रोकार्बन था। और यहां पर जो सैंपल डाला था वो क्या था? पेट्रोलियम ईथर एक्सट्रैक्ट था। मतलब जो प्लांट होता है ना, प्लांट का लीव्स लिया, पत्ती लिया एक प्लांट का, और इसको क्रश किया, और इसके बाद इसमें पेट्रोलियम ईथर डाल दिया, और फिर पेट्रोलियम ईथर का जो लेयर था उसको सेपरेट कर दिया। तो वो सेपरेट करके जो हमारे पास सैंपल बना, मतलब मिक्सर था, वो ऊपर में यहां पर डाला हुआ था। अब क्या होता है, जब हम लोग ये मोबाइल फेस ऊपर से डालेंगे, तो ऊपर से ये सॉलिड से होते हुए ऊपर से नीचे जाएगा। जो हमारे पास सैंपल है वो ऊपर से नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो यहाँ पर अलग अलग कलर के बैंड बनने लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास तीन कलर के यहाँ पर बैंड दिख रहे हैं, एक येलो, एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर का। जो हमारा येलो कलर का बैंड जेंथोफिल का होता है, ऑरेंज कलर का बैंड कैरोटीन का होता है, क्लोरोफिल का बैंड ग्रीन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, क्लोरोफिल का बैंड ग्रीन कलर का होता है। तो अब क्या हो गया, यहां पर पहले क्या था, इसमें देखो, इसमें क्या है, ये एक ही जगह इकट्ठा है, मिक्सचर है। अब यहाँ पर अलग अलग होना चालू हो गया, अलग अलग तीन बैंड दिख रहे हैं। किसके हैं वो मैंने बता दिया, लेकिन अभी यहाँ पर आपको नहीं पता चलेगा कि ये किसके हैं। तो यहाँ पर ये जो तीन बैंड अलग हुए, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर तो इसके अंदर में आपका सॉलिड मटेरियल मतलब स्टेशनरी फेज भरा हुआ है, स्टेशनरी फेज भरा हुआ है इसके अंदर में। ठीक है, और ऊपर से मोबाइल फेज भरा हुआ है। तो ये भाई डिपेंड करता है, ये जो हमारे पास जेंथोफिल है, कैरोटीन है, क्लोरोफिल है, तो किसी का दोस्ती स्टेशनरी फेज से ज्यादा होगा, किसी का दोस्ती मोबाइल फेज से ज्यादा होगा। इस पे डिपेंड करता है। तो उसी के बेसिस पर ये डिपेंड करता है कि भैया कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, और कौन सबसे बाद में जाएगा। तो यहां पर इस चीज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक तुम लोग को सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। खाली जगह नहीं है क्या? चलो। मान लो ये आपका फार्मेसी डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, जो कि हर कॉलेज के लगभग लगभग आखिरी में अंदर में ही होता है, और ये आपका मेन गेट है कॉलेज का, आपका ये मेन गेट है। ठीक है, अब ये फार्मेसी डिपार्टमेंट है, और ये आपका ये रोड जा रहा है। मान लो इधर पर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, यहां पर मान लो आपका आईटी डिपार्टमेंट है, यहां पर मान लो आपका एमसीए डिपार्टमेंट है, यहां पर मान लो आपका सीएस डिपार्टमेंट है, यहां पर मान लो आपका एमबीए डिपार्टमेंट है, यहां पर मान लो आपका ईएन डिपार्टमेंट है। ऐसे अलग 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 डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस में तीन दोस्त है, तीन दोस्त है। मान लो
एक का नाम है अनी, एक का नाम है सोम, और एक का नाम है ब्रिज। ठीक है, अनी, सोम एंड ब्रिज। तो जो अनी है इसका कोई भी दोस्त नहीं है, और जो सोम है इसका एक दोस्त है, जो ब्रिज है इसके दो दोस्त है। तो जो सोम है उसका एक दोस्त है यहां पर, मान लो एमसीए डिपार्टमेंट, सोम्स फ्रेंड, इसका मान मान लो इसका नाम वाई है। और जो ब्रिज है उसके दो दोस्त है, उसका नाम है ए और बी। तो जो ब्रिज है उसका एक दोस्त मान लो यहाँ पर एमी में है, ए एमी में रहता है, और एक सीएस में उसका दोस्त बी रहता है। अब यहाँ पर देखना, अब तीनों लोगों को, अनी, सोम और ब्रिज को, तीनों को यहां से निकल करके मेन गेट जाना है। तो ये चलना चालू करेंगे यहां पर से, सेम स्पीड से चलना चालू किए। तो चूंकि अनी का कोई दोस्त नहीं है तो डायरेक्टली पहुंच गया, मान लो इसको पहुंचने में 5 मिनट लगे। अब ये जो सोम है ये भी चलना चालू किया, चल रहा था, लेकिन यहां पर इसका दोस्त आ गया। ठीक है, इसका दोस्त आ गया जो वाई था, इसका दोस्त। तो उससे थोड़ा सा 2 मिनट बात किया, उसके बाद फिर से चलना चालू किया और ये पहुंच गया। तो सोम को लगा 7 मिनट। और उसके बाद ये जो ब्रिज था ये जा रहा था, तो यहाँ पर एमी में उसका दोस्त मिल गया, उससे बात किया थोड़ा सा 2 मिनट। फिर आगे गया, फिर सीएस में एक और उसका दोस्त मिला, उससे बात किया 1 मिनट, और फिर आगे चलते चलते गया। तो इसको लग गया कितना, टोटल वहां पहुंचने में 8 मिनट लग गया। तो यहाँ पर डिफरेंस पैदा हो गया ना, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट। तो फर्स्ट कौन पहुंचा, तो अनी। सेकंड कौन पहुंचा, तो सोम। थर्ड कौन पहुंचा, तो ब्रिज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो यहां पर ये जो रास्ता है जो जा रहा था, जिसमें से लोग जा रहे थे बिना रुकावट के, ये मान लो आपका मोबाइल फेस है, लिक्विड मोबाइल फेस है। और ये जो रुकावट था ये मान लो स्टेशनरी फेस है, जो अलग अलग बिल्डिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये मान लो स्टेशनरी फेस। तो अब डिपेंड करता है कि भाई आपका जो भी बंदा है यहाँ पर, जो भी कंपाउंड है, उसकी एफिनिटी मोबाइल फेस के साथ ज्यादा है या स्टेशनरी फेस के साथ है। उसकी एफिनिटी यदि स्टेशनरी फेस के साथ होगी तो स्टेशनरी फेस के साथ वो रुक रुक करके चलेगा, इसका मतलब उसको आखिरी तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, और वो इल्यूट आउट लेट से होगा। और उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ नहीं होगी, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसकी मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी है। अब हम लोग वापस चलते हैं इस कहानी में। तो यहां पर देखो, ये जो येलो वाला है तेजी से जा रहा है, मतलब इसका कोई दोस्त नहीं है, मतलब इसकी स्टेशनरी फेस से नहीं बनती है, ये सीधा मोबाइल फेस में चला जा रहा है। जो ऑरेंज वाला है उसका स्टेशनरी फेस के साथ थोड़ा एफिनिटी है, एज कंपेयर टू येलो ज्यादा है और एज कंपेयर टू ग्रीन कम है। अब ये जो ग्रीन वाला कंपाउंड है उसका स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा एफिनिटी है, तो धीरे धीरे चलेगा। तो इस तरीके से चलते जाएंगे, और ये येलो वाला पहुंच गया मेन गेट पे, मतलब ये इल्यूट आउट हो जाएगा। और इस तरीके से इल्यूट आउट होकर के यहाँ पर चला गया इस कोनिकल फ्लास्क में। फिर इसको हटा लेंगे, यहाँ पर नया कोनिकल फ्लास्क डाल देंगे, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर इसको सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर सेपरेशन किस चीज पे डिपेंड किया, जो भी हमारे पास कंपाउंड है, चाहे ज़ैंथोफिल हो, कैरोटीन हो, क्लोरोफिल, तो उसका एफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ ज्यादा है या फिर मोबाइल फेस के साथ ज्यादा है। यदि मोबाइल फेस के साथ एफिनिटी ज्यादा हुई तो वो पहले इल्यूट आउट होगा, स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी ज्यादा होगी तो बाद में इल्यूट आउट होगा। ये केवल एक एग्जाम्पल है,
कोई भी मिक्सर है उसको हम लोग कोई भी मिक्सर कंपाउंड स्पेशली केमिकल मिक्सर या फिर फाइटोकेमिकल, उसको हम लोग क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जो परफॉर्म किया गया था, इस तरीके से परफॉर्म किया गया था। और सेपरेशन इस तरीके से होता है। बेसिस क्या होता है उसका? एफिनिटी, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। अब यहाँ पर मैंने बोला कि जो मोबाइल फेज है, एमपी मोबाइल फेज, वो लिक्विड तुम लोग को बता दिया, और स्टेशनरी फेज है वो तुम लोग को बता दिया मैंने सॉलिड, कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड होता है, ये बता दिया। तो अब आप लोग का क्वेश्चन होगा कि सर क्या मोबाइल फेज हमेशा लिक्विड ही होता है या फिर स्टेशनरी फेज हमेशा सॉलिड ही होता है? तो ऐसा नहीं है। जो मोबाइल फेज है वो क्या होगा? आइदर लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। और जो स्टेशनरी फेज है वो क्या होगा? आइदर सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। गैस कभी भी स्टेशनरी फेज नहीं हो सकता है, और सॉलिड कभी भी मोबाइल फेज नहीं हो सकता है। ठीक है? सॉलिड कभी भी मोबाइल फेज नहीं होता है। यहां पर एक और मैंने तुम लोग को वर्ड बोला है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है उसमें, मतलब उसमें हो सकता है तुम कंफ्यूज हो जाओ। क्या वर्ड बोला? यदि हमारे पास स्टेशनरी फेज है और हमारे पास मोबाइल फेज है, तो मैंने एक वर्ड बोला कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उस मिक्सचर में, तो उसका एफिनिटी या तो इसके साथ होगा या तो इसके साथ होगा। तो इसके साथ हुआ तो इसके साथ नहीं होगा, और यदि इसके साथ हुआ तो इसके साथ नहीं। तो तुम लोग बोलोगे कि सर ऐसा नहीं पॉसिबल है कि एफिनिटी इसके साथ भी हो और इसके साथ भी हो। तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारे पास एक नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी होता है, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है? स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। तो स्टेशनरी फेस नॉर्मल फेस में पोलर होता है, तो मोबाइल फेस वहां पर नॉन पोलर होगा। और रिवर्स्ड फेस जो होता है क्रोमेटोग्राफी, रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी होता है, तो उसमें स्टेशनरी फेस, उसमें जो स्टेशनरी फेस है वो नॉन पोलर हो जाता है, तो मोबाइल फेस है वो पोलर हो जाता है। अब हमारे पास भाई जो कंपाउंड है वो क्या होगा? वो या तो पोलर होगा या तो नॉन पोलर नेचर का होगा। पोलर होगा और हम लोग नॉर्मल फेस कर रहे हैं तो स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी हो जाएगा उसका, और नॉन पोलर हुआ तो मोबाइल फेस के साथ। वैसे ही हम लोग रिवर्स फेस कर रहे हैं, और यदि पोलर हुआ तो मोबाइल फेस के साथ रहेगा, और नॉन पोलर हुआ तो स्टेशनरी फेस के साथ रहेगा। तो इसलिए जो है ये कंपाउंड की एफिनिटी मतलब कंपेरेटिव एफिनिटी होती है। ऐसा नहीं है कि 100% स्टेशनरी फेस का ही दोस्त बन गया वो, मतलब कंपेरेटिवली आइदर इसके साथ ज्यादा रहेगा इंक्लाइन या फिर इसके साथ इंक्लाइन रहेगा। तुम लोग का भी जो क्लास में है ना, क्लास में तुम्हारे 60 या फिर 100 लोग होते हैं, 60 या 100 में से तुम्हारे 3 या फिर 4 खास दोस्त होते हैं, और बाकी लोग के साथ भी तुम्हारा बातचीत है लेकिन उतनी अच्छी दोस्ती नहीं रहती। तो वही चीज है, किसके तरफ तुम इंक्लाइंड हो। ठीक है, वो चीज होता है। आई होप यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, और इसमें किसी को डाउट है कोई तो वो भाई पूछे। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है क्लास में? ओके, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, मोबाइल फेस क्या होता है? तो इतना बेसिक तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, मोबाइल फेस क्या होता है। चलो, मोबाइल फेस क्या होता है मैं बता देता हूं। ये हमने एक पेपर लिया, इस पेपर में यहां पर इंक लगा दिया, और इसको एक हमने
मग लिया और मग में यहां तक इसमें पानी भर दिया। तो यहां पर क्या होगा बताओ, जिन लोग को मोबाइल फेस समझ में नहीं आ रहा है उन लोग के लिए। क्या होगा भाई बताओ, जिनको मोबाइल फेस समझ में नहीं आया, नाम बुला करके बोलूं क्या? सोनाली, क्या होगा? क्या होगा? ये हमारे पास ये पेपर है, ये पेपर है, इसमें हमने इंक लगा दिया है और इसको एक जग में डुबा दिया है या बीकर में डुबा दिया है, जो भी है, और इसमें पानी यहां तक है। तो ये पानी पेपर में नीचे से ऊपर चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? एक्सप्लेन इन इंग्लिश भैया। यहां पर जितने भी क्लासेस है दैट इज हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मोड में होता है। इफ यू वांट कंप्लीट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन यू कैन लीव इट। यहाँ पर कंप्लीट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में हमारा कोर्स अवेलेबल ही नहीं है। चढ़ेगा ना, तो यहाँ पर जब वाटर चढ़ेगा तो ये इंक भी चढ़ेगा। तो इंक क्या ऐसा ही स्पॉट के फॉर्म में चढ़ता जाएगा, फिर इसमें कोई सेपरेशन दिखेगा इस तरीके से, इस तरीके से अलग अलग सेपरेशन या वो दिखेगा ना। और यदि ये इंक जो है इस वाटर में ज्यादा डिसॉल्विंग पावर कैपेसिटी रखता होगा तो ये ज्यादा ऊपर तक जाएगा पानी के साथ साथ, और यदि ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता होगा तो थोड़ा सा नीचे नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो यहीं पर ये जो वाटर है वो मोबाइल फेस का काम कर रहा है। स्टेशनरी फेस क्या है, यहां पर पेपर है। स्टेशनरी फेस बेसिकली क्या होता है, स्टेशनरी फेस क्या होता है, स्टेटिक होता है। मतलब स्टेटिक, हाँ, एक जगह खड़ा रहता है। और जो मोबाइल फेस होता है, जो हमारे पास मोबाइल फेस होता है वो क्या होता है, वो डायनेमिक होता है। वो स्टेशनरी फेस के ऊपर में रन करता है, स्टेशनरी फेस के ऊपर में या फिर उसके अंदर से होकर के रन करता है, चलता है, वो रन करता है। मोबाइल, मोबाइल मतलब क्या हो गया, मोबाइल वैन, और कोई भी मोबाइल सुने होंगे ना, मोबाइल मतलब चलता है। पहले क्या होता है, टेलीफोन एक जगह रखा रहता था, उसके बाद आ गया मोबाइल फोन, कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो, चल सकता है वो आपके साथ में। तो ये होता है स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस, सिंपल चीजें हैं यार। In normal phase chromatography, if sample is polar and a mobile phase is also polar, then what happen? नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में आपका जो सैंपल है, मोबाइल फेस तो पोलर हो ही नहीं सकता ना। नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में तो मोबाइल फेस आपका नॉन पोलर होगा, वो फिक्स है, उसको कोई थोड़ी चेंज कर सकता है। हाँ बताया था मैं, इधर लिखा हूं, लिखा था ना अभी कहीं पर। हम्म, वहां पर लिखा था नॉर्मल फेस रिवर्स फेस। हाँ, नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस होता है वो हमेशा पोलर होता है, इसको कोई तुम चेंज नहीं कर सकते। और मोबाइल फेस होगा वो नॉन पोलर होगा, इसको भी तुम चेंज नहीं कर सकते। इसको चेंज करोगे तो स्टेशनरी फेस को तुम नॉन पोलर लोगे, तो मोबाइल फेस को तुमको पोलर लेना पड़ेगा। ऐसा कोई भी क्रोमेटोग्राफी नहीं होता है कि स्टेशनरी फेस भी तुम पोलर ले लो और मोबाइल फेस भी पोलर ले लो, और स्टेशनरी फेस भी तुम क्या बोलते हैं रिवर्स पे मान लो। कोई और ऐसा क्रोमेटोग्राफी भी नहीं होता कि इसको भी तुम नॉन पोलर ले लो और इसको भी तुम नॉन पोलर ले लो।
ऐसा तुम्हारा नहीं होता है, ये होता ही नहीं है। ये होगा तो फिर तो सेपरेट ही नहीं हो पाएगा चीजें। समझ में आ गया? हाँ, सैंपल को दोनों से सेपरेट कर सकते हो। सैंपल, कोई भी सैंपल है उसको इससे भी सेपरेट कर सकते हो, इससे भी सेपरेट कर सकते हो। मान लो तुम्हारे पास एक सैंपल है जिसमें ए है, बी है, इसमें ये पोलर है, इसमें ये नॉन पोलर है, और तुमने नॉर्मल फेस से किया, तो नॉर्मल फेस में क्या होता है? मोबाइल फेस नॉन पोलर होता है, तो ये बी वाला फर्स्ट आ जाएगा और ए वाला सेकंड आ जाएगा। और यदि तुमने इसको नॉर्मल फेस में कर लिया, नहीं, इसको तुमने रिवर्स फेस में कर लिया, तो अब जो हमारे पास मोबाइल फेस है, हाँ नॉर्मल फेस ही तो बनाया गया। हाँ, अब हमने इसको रिवर्स फेस कर लिया, तो रिवर्स फेस में क्या है? मोबाइल फेस पोलर है, तो जो ए वाला है वो फर्स्ट आ जाएगा, बी वाला है वो सेकंड आ जाएगा। सेपरेशन तो दोनों में ही हो रहा है ना, कौन फर्स्ट आ रहा है कौन सेकंड आ रहा है उससे मतलब नहीं, फर्स्ट और सेकंड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं इससे मतलब। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा करो जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कैन वाटर बी यूज्ड इन नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी? नहीं, वाटर पोलर है, सबसे पोलर सॉल्वेंट होता है, वाटर को हम लोग नॉर्मल फेस क्रोमेटोग्राफी में यूज नहीं करते। रिवर्स फेस क्रोमेटोग्राफी में वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। पोलैरिटी मूवमेंट पर इफेक्ट करती है क्या? यस, मूवमेंट पर इफेक्ट करती है ना भाई, मूवमेंट पर ही तो इफेक्ट करती है पोलैरिटी। वही तो अब अभी तक क्या बता रहे हैं। ये कौन है भाई? एक स्टूडेंट बोल रहा है सर सर प्लीज एक्सप्लेन एचपीएलसी। तुम लोग को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं मैं, उसके बाद फिर एचपीएलसी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है वो डिसाइड करेंगे। ये कौन था? ये एक कंजूस आदमी था, और ये क्या था? कंजूस का बेटा, कंजूस का बेटा उसका सन था। तो कंजूस आदमी ने अपने बेटे को बोला कि भाई जो ये तू चप्पल पहना हुआ है, इस चप्पल को, ये जो सीढ़ी होती है, ऐसे सीढ़ी बनी हुई होती है, कहीं पर चढ़ना है, ठीक है, तो इस सीढ़ी में तू एक एक सीढ़ी छोड़ करके चढ़ना, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सीढ़ी है, तो पहला में चढ़ना, फिर दूसरा में मत रख चढ़ना, तीसरा में चढ़ना, फिर तीसरा से पांचवा में चढ़ना, तो जो तेरा चप्पल है ना वो कम घिसेगा, और जो चप्पल है स्लीपर, उसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़ जाएगा, तो हमारे पैसे बचेंगे। मतलब जो चप्पल 2 साल जाने वाला है उसकी जगह वो 4 इयर्स चलेगा, 4 इयर्स चलेगा, तो 2 साल में उसका चप्पल का खर्चा मान लो 200 रुपया है, अब 4 साल में 200 रुपया हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया? 100 रुपीज पर ईयर पड़ रहा है, उसकी जगह 50 रुपीज पर ईयर हो गया, तो पैसे बचेंगे ना उसके, पैसे बचेंगे उसके, कंजूस के, तो ऐसा बोला। अब एक चीज तुमने सुना होगा कि भैया बेटा 1 नंबरी, नहीं नहीं, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। तो अब क्या किया, ये जो कंजूस का बिटवा था यहां पर खड़ा हुआ और बोला कि पिताजी ने बोला कि पहले से तीसरे में जाना तो पैसे बचेंगे, चप्पल कम घिसेगा। ऐसा मैं करता हूँ, पहले से सीधा मैं चौथे में पहुंचता हूँ, तो और कम घुसेगा, वो 4 साल की जगह 6 साल चला लूंगा मैं चप्पल, ऐसा सोचा। तो पहले से सीधा वो चौथा में चला गया, यहाँ पर पहुंच तो गया, चप्पल उसका वाकई में कम घिसा, लेकिन उसका क्या है ना, उसका जो पैंट था वो फट गया, यहाँ पर पैंट भी पहना हुआ था, तो पैंट है वो फट गया। चप्पल 200 का था, पैंट 400 का था, तो फट गया पैंट, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज है ना जो स्टेप वाइज उसको जाना चाहिए, इसे छलांग मारोगे तो क्या हो जाएगा? पैंट फट जाता है।
तो जो लोग अभी एचपीएलसी पढ़ना चाहते हैं, जो लोग एचपीएलसी पढ़ना चाहते हैं, भाई अभी हम लोग बेसिक स्टार्ट किए। क्रोमेटोग्राफी बहुत बड़ा टॉपिक है। बेसिक तो अभी लोगों को मोबाइल फेस तो पता नहीं है, और तुम चाहते हो कि एचपीएलसी पढ़ लो, और तुमको ये सारा चीज पता है, एचपीएलसी सीधा पढ़ना है, तो भाई सीधा फिर ज्वाइन कर लो ना, उसमें तो ऑलरेडी वीडियो हमारा रिकॉर्डेड अवेलेबल है, सीधा उधर से पढ़ लेना, इतने इंटेलिजेंट हो तो। ये सारा चीज समझ में आ गया तो ठीक है। तो कोई भी चीज है ना क्लास में, स्पेशली मतलब कोई भी टीचर की क्लास में आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए कि भाई कौन सा स्टेप चल रहा है, वो चीज तो देख लो, इसे बीच बीच में टॉपिक नहीं घुसेड़ो। बीच बीच में टॉपिक घुसेड़ोगे तो क्या हो जाता है, फिर वो पेन फटने वाली नौबत आ जाती है, ना तो इधर के रहोगे ना तो उधर के रहोगे। आपको लगेगा कि हम यहाँ पर ये चीज कर लेंगे, वो चीज कर लेंगे। दूसरा चीज, ये एक डेमो क्लास है, सिंगल एक क्लास है, 1-1.5 घंटे का क्लास होगा, तो 1-1.5 घंटे के क्लास में आपको क्रोमेटोग्राफी का सब चीज नहीं जान जाओगे। जो मैंने 10 साल क्या बोलते हैं पढ़ करके जो चीज मैंने जाना है, वो तुम लोग को 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास में सारा चीज नहीं मिल पाएगा। क्रोमेटोग्राफी के क्या बोलते हैं कम से कम 8-10 क्लासेस होंगी, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ एक्चुअली में ये है क्या चीज। फिर मैं तुम लोग को एकदम इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ चलते जाओ तो सारा चीज समझ में आएगा। चलो, कोई क्वेश्चन है और किसी का? हाँ, अब कुछ लोग बोल रहे हैं ये बढ़िया क्वेश्चन है। जो स्टेशनरी फेस है, स्टेशनरी फेस है, वो यदि लिक्विड होता है, स्टेशनरी फेस है वो यदि लिक्विड होता है तो वो भी तो इल्यूट आउट हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन है किसी का। ठीक है, तो स्टेशनरी फेस का मतलब ये है कि भाई वो एक जगह पर खड़ा रहेगा, वो इल्यूट आउट नहीं होगा, तो उसको वहां पर बांध करके रख दिया जाता है किसी भी तरीके से कि वो इल्यूट आउट वो नहीं होता है। ठीक है, उसका भी डिस्कशन हम लोग तब करेंगे जब हम लोग ऐसा कोई टेक्निक यूज करेंगे जिसमें हम लोग स्टेशनरी फेस लिक्विड ले रहे हैं, तो वहां पर उसका स्पेसिफिक डिस्कशन होगा कि भैया वहां से भागता क्यों नहीं है, वो इल्यूट आउट क्यों नहीं होता है, मोबाइल फेस के साथ क्यों नहीं जाता है। ठीक है, चलो। अब हम लोग इसका प्रिंसिपल का डिस्कशन करते हैं। तो प्रिंसिपल में क्या होता है, ऑल क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स रिक्वायर वन स्टैटिक पार्ट दैट इज स्टेशनरी फेज, वो मैं पहले ही बता चुका हूं, एंड वन मोबाइल फेज। द टेक्निक रिलाई ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। तो इसमें एक तो एड्सॉर्प्शन होता है एक फिनोमिना, एक होता है पार्टीशन फिनोमिना, एक होता है आपका आयन एक्सचेंज फिनोमिना, एक होता है आपका साइज या फिर मोलिकुलर एक्सक्लूशन, और एक होता है एफिनिटी। तो यहाँ पर टाइम नहीं गवाते हुए सीधा मैं बता दूंगी भैया, क्रोमेटोग्राफी के 5 प्रिंसिपल है, और इसमें से जो फर्स्ट प्रिंसिपल है एड्सॉर्प्शन, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी जो तुम लोग को मैंने समझाया वो एड्सॉर्प्शन फिनोमिना ही था। इसमें देखो, ये हमारे पास पोरस डिस्क है, ये पैक्ड कॉलम है, जो इसके अंदर में स्टेशनरी फेस सॉलिड भरा हुआ है, सैंपल मिक्सर है, ऊपर से हम लोग इसका लिक्विड डालेंगे मोबाइल फेस, तो ये इस तरीके से सेपरेट होगा, सेपरेट होते जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर ये पहला वाला जो है येलो वाला सेपरेट होकर के आउट हो गया, फिर यहाँ पर जो कोनिकल क्लास के वो चेंज कर देंगे, फिर ऑरेंज आ जाएगा सेपरेट होकर के, फिर ग्रीन आ जाएगा सेपरेट होकर के। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर ऊपर से अब हम लोग क्या डाल रहे हैं, मोबाइल फेस, यहाँ पर क्या है सॉलिड, ऊपर में हमने क्या डाला हुआ है, सैंपल।
तो यहाँ पर जो मोबाइल फेस ही तो निकल रहा है, क्योंकि इसके साथ सॉलिड तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर जो येलो वाला है इसमें क्या निकल रहा है, ऊपर से जो मोबाइल फेस डाल रहे हैं वो निकल रहा है मोबाइल फेस, प्लस इसके साथ ये येलो वाला जो कंपोनेंट है, मतलब जो भी हमारे पास कंपाउंड सेपरेट हो रहा है वो निकल रहा है। तो जो कंपाउंड है ये मोबाइल फेस में घुल घुल करके आ रहा है, उसमें डिसॉल्व है ना। सिंपल चीज है, आपके पास गर्म पानी है, हॉट वाटर, और उसमें तुमने टी लीव्स डाल दिया, और टी लीव्स डालने के बाद टी लीव्स तुमने छान दिया, तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, चाय मिलेगा। लाल चाय, काला चाय, जो भी बोलते हैं वो चाय मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इस चाय में क्या है, आपका चाय पत्ती है क्या, नहीं है, लेकिन इस चाय में चाय पत्ती का कुछ कंपाउंड है, मान लो इसमें जो है कैफीन है, कैफीन इसी में प्रेजेंट होगा। तो इस चाय में से कैफीन को आइसोलेट तुम कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। तो सिमिलरली ये जो येलो वाला कंपाउंड है मोबाइल फेस में आ गया। अब ये जो कंपाउंड इस मोबाइल फेस में घुला हुआ है, और इस मोबाइल फेस को हम किसी भी तरीके से यहां पर रख करके इसको ऑपरेट कर दें, तो इसमें सॉलिड मटेरियल जो बचेगा वो येलो वाला बचेगा ना। येलो वाला जो कंपाउंड है सॉलिड मटेरियल बचेगा, और इसी को तो हमें सेपरेट करना था। तो सिमिलरली हमारा जो इसको हटाएंगे तो फिर नया को निकल डालेंगे, उसमें ऑरेंज वाला कंपाउंड आ जाएगा, उसको ऐसे सेपरेट कर लेंगे। फिर ग्रीन वाला कंपाउंड डालेंगे, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो हमें येलो वाले का सॉलिड मटेरियल, ग्रीन वाले का सॉलिड मटेरियल, ऑरेंज वाले का सॉलिड मटेरियल अलग अलग मिल गया। जो यहाँ पर इकट्ठे एक साथ सॉलिड मटेरियल मिक्स था वो हमें अलग अलग फॉर्म में मिल गया। और यही तो हमारा पर्पस था क्रोमेटोग्राफी। हमारा पर्पस क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। मोबाइल फेस वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। प्रिफरेबली हम लोग प्रिफर करते हैं कि जो मोबाइल फेस है लेस वोलेटाइल हो। 100% नॉन वोलेटाइल तो होना डिफिकल्ट होता है। लेस वोलेटाइल मोबाइल फेस अच्छा माना जाता है, जो स्टेबिलिटी देता है, स्टेबल होता है। तो ये हो गया एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्यों बोलते हैं इसमें, इसमें एक हमारा सॉलिड स्टेशनरी फेस होता है। तो जो सॉलिड है स्टेशनरी फेस, उसके सरफेस में हमारा जो सॉल्यूट है, मतलब जो एनालाइट है, वो एड्सॉर्ब होता है, उसका एड्सॉर्प्शन होता है। एड्सॉर्प्शन आप लोगों को पता होगा, दो चीज होता है, एड्सॉर्प्शन और एक होता है एब्सॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस पता है। ये होता है एड्सॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना होता है, और एब्सॉर्प्शन जो होता है ये बल्क फिनोमिना होता है। सिंपल चीज है। अब बर्थडे मनाए हो कभी, बर्थडे मनाते हो ऐसे केक लेकर के आते हो, और जब तुम लोग कॉलेज वालेज में अपने दोस्तों का बर्थडे मनाते हो तो क्या करते हो, केक लेकर के आए, केक काटा, उसको पकड़ा, ऐसे मुंह में पूरा ऐसे पोत पात देते हो, ऐसे पूरा हर तरफ ऐसे। तो क्या है, सरफेस से खाएगा क्या केक, सरफेस से उसका केक एब्जॉर्ब होगा, है ना, तभी तो लगाते हो। या फिर दूसरा, जो घर में बर्थडे वर्डे मनाते हैं, जहां पर बुजुर्ग लोग होते हैं, मम्मी पापा वगैरह, तो केक काटने के बाद क्या करते हैं, उसको ऐसे मुंह में खिलाते हैं, बल्क फिनोमिना। उसको खा लिया, गाल वाल में खिलाया, वो क्या है, सरफेस फिनोमिना, एड्सॉर्प्शन। तो जो तुम लोग बर्थडे मनाते हैं कॉलेज में, वो एड्सॉर्प्शन है समझ लो, घर में मनाते हैं वो एब्जॉर्प्शन है समझ लो। तो वैसे ही सॉलिड जो स्टेशनरी फेस होता है उसके सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाता है सॉल्यूट, और उसकी वजह से उसका जो इल्यूशन है वो धीरे से होता है। मान लो ये ग्रीन वाला है, ये एड्सॉर्ब हुआ होगा इसके अंदर में जो सॉलिड है, इसलिए धीरे धीरे आ रहा है, इसका दोस्ती निभाया इसने स्टेशनरी फेस के साथ, तो ये धीरे धीरे करके इल्यूट आउट होगा। तो ये होता है एड्सॉर्प्शन। अब इसमें होता है एक पार्टीशन फिनोमिना। पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन में मैंने बोला कि भाई जो स्टेशनरी फेस है वो भी लिक्विड होता है, जो मोबाइल फेस है वो भी लिक्विड होगा या फिर गैस होगा। तो तुम लोग को पता होगा कि भाई लिक्विड लिक्विड और लिक्विड गैस के बीच में पार्टीशन फिनोमिना होता है, उसमें एड्सॉर्प्शन नहीं होता है। अब ये हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसको जूम करेंगे तो क्या होगा, इनर्ट सॉलिड स्टेशनरी फेस है, ये जो ग्रीन वाला कलर का दिख रहा है, ये अल्फा सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, मतलब ये पेपर है। और पेपर के ऊपर में क्या है, फिर यहाँ पर ये मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस मतलब यहाँ पर लिक्विड लेते हैं। और ये अंदर में क्या है, लिक्विड स्टेशनरी फेस, एक्टिव स्टेशनरी फेस है।
मतलब जो हम लोग अल्फा सेल्यूलोज पेपर लेते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए, अल्फा सेल्यूलोज पेपर लेते हैं, इसमें लगभग 6% मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब क्या है? वाटर है। तो वाटर है वही इसके जो सरफेस में है, ऊपरी पार्ट में वाटर ही होता है। अब जब मोबाइल फेस इसके साथ जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेस जाता है, तो मोबाइल फेस हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा? नॉन पोलर होगा, क्योंकि ये जो एक्टिव स्टेशनरी फेस है, चाहे अल्फा सेल्यूलोज ले लें या फिर मॉइस्चर वाटर ले लें, ये तो पोलर है। तो अल्फा सेल्यूलोज मतलब पेपर के साथ में उसके जो भी पोर्स वगैरह हैं उसमें वाटर घुसे पड़े हैं, तो वाटर घुसा हुआ है, उसके ऊपर का लेयर ही वाटर है। अब उस वाटर के लेयर से ये हमारा मोबाइल फेस कांटेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन था कि भैया मोबाइल फेस के साथ ये वाटर क्यों इल्यूट आउट नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि ये जो वाटर है ये इस पेपर के साथ बॉन्डेड रहता है, इसके साथ इसकी एफिनिटी होती है, तो ये भागता नहीं है। और दूसरी बात, मोबाइल फेस के साथ तो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि मोबाइल फेस तो नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो पोलर और नॉन पोलर एक साथ कभी मिक्स करोगे तो करके देखना। ऑयल ऑयल और वाटर मतलब वाटर में ऑयल डाल के देखना, मिक्स कर पाओगे क्या? मिक्स होता है? नहीं होता है। तेल जो है, ऑयल है, ऊपर में तैरने लगता है वाटर के, ठीक है? तो वो मिक्स नहीं होता है। अब क्या होता है, कुछ जो कंपाउंड है यहाँ पर ऑरेंज वाले दिख रहे हैं, कुछ हमारे पास ये जो स्टेशनरी फेज है हमारे पास, ये लिक्विड स्टेशनरी फेज जो हमारे पास मॉइस्चर कंटेंट है उसमें अटक जाएगा, और कुछ हमारे पास जो कंपाउंड है वो येलो वाले जो मोबाइल फेस है उसके साथ चले जाएंगे। तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग बैंड आ जाएगा। इस तरीके से जो मोबाइल फेस के साथ येलो वाला जा रहा है वो ऊपर बैंड दिखा देगा, और जो नीचे में है ऑरेंज वाला वो नीचे में बैंड दिखा देगा। इस तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो ये होता है पार्टीशन फिनोमेनन। यहां पर किसी का क्वेश्चन? एक लड़का बोल रहा है ऑयल के साथ डिटर्जेंट मिक्स करने के बाद ऑयल वाटर के साथ घुल जाता है। सर हाँ एकदम करेक्ट है, लेकिन वो फार्मास्यूटिक्स में करेक्ट है ना, यहाँ पर हम लोग एनालिसिस पढ़ रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी में उसमें डिटर्जेंट मिक्स करोगे तो वो इम्प्यूरिटी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो कंपाउंड कोई और सेपरेट कर रहे हैं ना, तो वो तो है नहीं यहाँ पर। ठीक से समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया भाई? ठीक से समझ नहीं आया? एंड में क्या नहीं समझ में आया? अरे यार देखो, दो लड़की थे, एक ये ऑरेंज वाला, एक एक येलो वाला। मतलब दो दो लड़की थे, एक ऑरेंज सूट पहनी हुई थी, एक येलो सूट पहनी हुई थी। तो ऑरेंज सूट वाले को लेकर के क्या बोलते हैं, ये स्टेशनरी फेस भाग गया, और ये जो येलो सूट वाले को मोबाइल फेस लेकर के भाग गया। तो मोबाइल फेस तेजी से भाग रहा था, उसके पास क्या बोलते हैं वो था, केटीएम वाली बाइक थी, वो तेजी से भाग गया ज्यादा, और ये थोड़ा सा नीचे लेवल का बाइक रखा हुआ था, कुछ और जो भी हीरो होंडा का स्प्लेंडर रखा हुआ था। स्प्लेंडर आता है क्या आजकल? पैसन रखा हुआ था, तो स्लो हो गया, तो यहाँ उससे पीछे रह गया, ये जल्दी भाग गया। तो एक इसके साथ भाग गया, एक इसके साथ भाग गया। ठीक है, खत्म। इतना ही तो है, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन फिनोमेना। सेपरेटिंग फनल में पार्टीशन नहीं किए हो क्या? क्लोरोफॉर्म और वाटर को मिक्स करके किए तो हो गया यार। सेल्यूलोज में मॉइस्चर जो है एड्सॉर्ब होता है। एक बढ़िया क्वेश्चन है, सेल्यूलोज में मॉइस्चर एड्सॉर्ब होता है या फिर एब्सॉर्ब होता है? एड्सॉर्ब होता है, एड्सॉर्ब्ड होता है।
इसका मतलब ये है कि ये जो पेपर है इसको तुम हीट कर दोगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो भाग जाएगा। इसलिए जो पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो पेपर होता है उसको एक आइडियल कंडीशन में रखते हैं और उसको क्रोमेटोग्राफी करने से पहले ऐसे हीटिंग नहीं करते हॉट एयर ओवन। हीटिंग कर दोगे तो खराब हो जाएगा वो, मतलब उसका मॉइस्चर चला गया तो फिर वो फिर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी नहीं देगा, वो फिर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी देने लगेगा। इसमें एक और चीज होता है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, हमारे पास एक सॉलिड सपोर्ट मटेरियल होता है जो सेल्यूलोज या फिर डेक्सट्रोज का बना हुआ होता है, और उसके साथ ये जीपैड में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ठीक से देखना इसको। उसके साथ कोवैलेंट बॉन्डेड एक आयन होता है, मान लो X प्लस है, तो ये जो सॉलिड सपोर्ट मटेरियल है इसके साथ X प्लस कोवैलेंट बॉन्डेड है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, ये टूटेगा नहीं। भैया ये दीवार टूटती क्यों नहीं है वाला, मजबूत। उसके बाद फिर इस X प्लस के साथ एक और आयन होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक बॉन्ड होता है। तो X प्लस है तो ऑब्वियसली इसके साथ Y माइनस होगा, या फिर कोई भी माइनस आयन होगा, P माइनस, Q माइनस, Z माइनस, कुछ भी हो सकता है, बट X प्लस है तो इधर ये प्लस है तो इसके साथ माइनस ही जुड़ेगा। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो X प्लस है जो कोएलेंटली बॉन्डेड होता है इसको फिक्स्ड आयन बोलते हैं, यही क्वेश्चन आया था जीपैट में। और जो सेकंड वाला आयन है इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काउंटर आयन बोलते हैं। अब होता क्या है, हमारे पास सल्यूट है, तो ये जो सल्यूट है इसके साथ और बहुत सारे इम्प्यूरिटीज वगैरह होंगे इसके साथ में, जो हमने यहाँ पर नहीं दिखाया है, लेकिन हमें एक ही चीज इसमें सेपरेट कर सकते हैं। इसके पहले वाले में क्या है, हम लोग देखते थे फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। इसमें हमें देखते हैं कि भैया एक चीज है जेड माइनस है, इसको पहले अलग करो बाकियों से, यही हमारे काम का है, बाकी तो सब बकवास है। तो इसको सेपरेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो भाई जेड माइनस है, अब आगे चल करके क्या करता है, जो जेड माइनस है जितने भी वाई माइनस है उसको रिप्लेस कर देता है। और जो जेड माइनस है वो एक्स प्लस के साथ में चिपक जाता है, और वाई माइनस जो रिप्लेस हो गए वो सॉल्वेंट मोबाइल फेज के साथ इसको भगा देता है, पहले रिप्लेस्ड हो जाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं रिप्लेस्ड आयन। तो कौन सा आयन रिप्लेस होता है, काउंटर आयन है वो रिप्लेस होता है। तो अब ये जो जेड माइनस है इस एक्स प्लस के साथ चिपक गया, और यही हमारे पास काम का है। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये तो स्टेशनरी फेज के साथ चिपक गया, ये तो मोबाइल फेज के साथ इल्यूट आउट होकर के बाहर जाना चाहिए, भैया इसको बाहर भेजो। तो यहाँ पर हम लोग फिर मोबाइल फेज का जो कंपोजिशन है उसको चेंज करते हैं, उसमें बफर सॉल्यूशंस वगैरह यूज करते हैं। तो फिर क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन वगैरह यूज करने के बाद ये एक्स प्लस और जेड माइनस की जो दोस्ती है, बोलता है कि भैया जो एक्स प्लस है उसकी उसके साथ हम फ्रेंडशिप रखेंगे, तो ये फ्रेंडशिप तोड़ देता है ये बफर, और उसके साथ ये सॉल्वेंट में फिर सबसे बाद में इल्यूट आउट हो जाता है, और हमें जेड प्लस अलग से मिल जाता है, और हमारा जेड प्लस ही निकालना मतलब उसको सेपरेट करना हमारा लक्ष्य था। तो वो इस तरीके से सेपरेट हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है भाई। विच मटेरियल इज यूज्ड एज सपोर्टिंग मटेरियल, सेल्यूलोज या फिर डेक्सट्रोज, यहां लिखा तो है। इंस्ट्रूमेंट में कोई फिल्ट्रेशन यूनिट होता है क्या, सेपरेशन के लिए? नहीं, फिल्ट्रेशन यूनिट नहीं होता है भाई, सेपरेशन तो तुम्हारा स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के बेसिस में होता है। ये तुमने मान लो एक ड्यूरेट रख दिया है, यहाँ पर एक एक कॉटन लगा दिया जिसमें से तुम्हारा लिक्विड बस जा सकता है, सॉलिड नहीं जा सकता। अब इसमें तुमने भर दिया सिलिका जेल, सिलिका जेल नहीं देखे होगे तो रेत भर दिया तुमने। अब ऊपर से तुम लिक्विड डालोगे, यहाँ पर से ऊपर से लिक्विड डालोगे, तो जब ये ऊपर से नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो ये जो इस लिक्विड के लिए या फिर जो भी चीज है उसके लिए ये जो रेत है वो फिल्टर का काम नहीं करेगा, करेगा ना। तो वैसे ही स्टेशनरी फेज वही काम करता है। Which column is used in ion exchange chromatography?
आयन एक्सचेंजर रेजिन्स होते हैं उसमें, उस कॉलम में। कॉलम तो वही होता है, सब जो होता है एचपीएलसी वगैरह में हॉलो ट्यूब ही होता है कॉलम। उसके अंदर का जो स्टेशनरी फेस है वो डिफरेंट होता है, कॉलम तो वैसा ही होता है, हॉलो ट्यूब ही होगा सब में। किसमें कांच का होगा, किसमें प्लास्टिक का होगा, किसमें स्टेनलेस स्टील का होगा, लेकिन अंदर का मटेरियल क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। चलो भाई अगला। अगला आता है साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें मोलिकुलर वेट के अकॉर्डिंगली सेपरेशन होता है। यहाँ पर देखो दो टाइप के कंपाउंड है, सॉल्यूट है मतलब सैंपल में, एक जो ब्लू वाला है जिसका बड़ा बड़ा साइज है और इसका छोटा छोटा साइज है। तो स्टेशनरी फेज है, फ्लो का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। मोलिकुलर लार्जर देन द लार्जेस्ट पोर ऑफ द स्लोवन जेल पार्टिकल, molecule small enough to penetrate gel particles। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि जो जेल क्रोमेटोग्राफी है उसमें जो स्टेशनरी फेस होता है ये जेल होता है। जेल मतलब एक तरीके से जेल कैसा होता है, पोर्स होते हैं उसमें, मतलब अंदर में छेद छेद होंगे। तो अब क्या होगा इसमें इल्यूट आउट कैसे होता है वो देख लो पहले। देखो ऊपर से नीचे जा रहा है जा रहा है, तो ये जो है बड़े वाले पार्टिकल पहले सेपरेट आउट होंगे, छोटे वाले पार्टिकल बाद में सेपरेट आउट होंगे। ये ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं जा रहा है, ये इसलिए जा रहा है कि हमारे पास एक रोड है, एक हाईवे है, और एक यहीं पर बाजू में एक और रोड है, और इसमें और लोग हैं, यहाँ पर बस्ती वस्ती है। तो जो हाईवे है उसमें कार को जाने के लिए बोल दिया हमने, कार जो है हाईवे में जा सकता है, तो ये हाईवे में चला गया और ये जल्दी पहुंच जाएगा। और जो बाइक है वो इस रोड में घुस गया, इस रोड में घुस गया, तो क्या है बाइक है वो जल्दी तो निकल सकता है निकलने को, लेकिन क्या हो गया इसमें ट्रैफिक में फंस गया। तो वैसे ही ये जो जेल पार्टिकल्स है इसके अंदर का जो पोर्स होता है उस पोर्स में जो छोटे छोटे पार्टिकल है घुस जाते हैं, तो घुसने की वजह से उनका स्पीड है वो नहीं बन पाता। लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स है वो इस गली में कार घुस ही नहीं सकता है, तो इस गली में घुस नहीं सकता, तो हाईवे से होकर के जाएगा। तो जहां जहां पर इंटर पार्टिकल स्पेस है, दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है बड़े बड़े, उस स्पेस से होकर के ऐसे जो है ये जो बड़े पार्टिकल जाते हैं तो जल्दी इल्यूट आउट हो जाते हैं, और छोटे पार्टिकल इस ट्रैप में फंस जाते हैं, इसके जाल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, प्रिंसिपल का जो लास्ट है एफिनिटी, मतलब ये हाईली स्पेसिफिक होता है। ये भी एक बार जीपैट में आया हुआ है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कौन सा क्रोमेटोग्राफी होता है, तो एफिनिटी होता है। इसमें जैसे एंटीजन है स्पेसिफिक, तो उसी का एंटीबॉडी सेपरेट होगा, एंटीजन एंटीबॉडी, या फिर आपका कार्बोहाइड्रेट लेक्टिन वगैरह है, मतलब उसका एंजाइम कोएंजाइम है जिनका एक फिक्स कॉम्बिनेशन होता है, वही एक ही चीज सेपरेट हो सकता है। मोबाइल फेस बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यहां पर मान लो ये एंटीबॉडी स्टेशनरी फेस है और इसमें हमें एंटीजन सेपरेट करना है, तो क्या करते हैं इस तरीके से हमने, ये स्टेशनरी फेज है ठीक है, स्टेशनरी फेज के साथ ये जो एंटीबॉडी है वो बॉन्डेड है, स्टेशनरी फेज है उसके साथ बॉन्डेड है। अब हम लोग सैंपल डालेंगे तो सैंपल में क्या है एंटीजन है, तो एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये पक्की बात है, क्योंकि जो एंटीबॉडी है उसी का एंटीजन है, कोई दूसरा एंटीजन होगा तो नहीं बनेगा, सेम एकदम स्पेसिफिक वही एंटीजन होगा तभी ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया तो ऊपर से हम मोबाइल फेस डालेंगे, मोबाइल फेस डालेंगे तो ये नॉर्मल मोबाइल फेस से कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए हमें फिर से स्पेसिफिक पीएच का बफर सॉल्यूशन डालेंगे, तो वो बफर सॉल्यूशन इस एंटीजन और एंटीबॉडी के जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको ब्रेक कर देगा, यहां पर से दोनों को अलग अलग कर देगा। अब अलग अलग कर देगा तो क्या होगा, ये जो एंटीजन है वो हमारे पास जो मोबाइल फेस है बफर वाला,
उसके साथ चला जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक ही चीज सेपरेट हो सकता है, मतलब यहाँ पर एक ही टाइप का एंटीजन सेपरेट हो सकता है, ठीक है। जैसे आयन एक्सचेंज में हो रहा था वैसे ही इसमें भी होता है। उसमें प्लस और माइनस के बेसिस पे, आयन के बेसिस पे हो रहा था, इसमें एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे होता है। फिर एंजाइम को एंजाइम है तो उसमें उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो भी चीज एकदम स्पेसिफिक होगा तो एक ही चीज इसमें भी सेपरेट होगा। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। आई होप यहाँ तक आपको चीजें कुछ हद तक क्लियर हुई होंगी। आप लोग थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो आप ये उम्मीद नहीं करो कि आपको एकदम अभी 100% समझ में आ जाएगा। तो आपको 80 to 90% समझ में आना चाहिए, ठीक है। स्टिल किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ पर मैं आज का जो क्लास है वो स्टॉप कर रहा हूँ और अपना अपना डाउट आप पूछ लो।